Assalamu alaikum students, welcome to my channel Chemistry with Urusa. So today we are going to discuss SN1 and SN2 reaction mechanisms. As in the previous lecture I have told you that substitution reactions can be divided into SN1 and SN2. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन से डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से इन दोनों का मैकेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की. सो स्टूडेंट्स, इन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म्स ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड अकर्स इन 2 डिफरेंट स्टेप्स. यहाँ पर पहले स्टेप में जो लीविंग ग्रुप है वो डिपार्ट कर जाएगा और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि दोनों प्रोसेसेस 2 डिफरेंट स्टेप्स में होंगे. जबकि SN2 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड अकर साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप. यहाँ पर एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है. नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल अगर आप देख लें तो जी यहाँ पर हमने टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज़ किया है. उसको आपने क्या किया है जी, बेस के साथ ट्रीट किया है एंड वी विल गेट टर्शरी अल्कोहल अलॉन्ग विद द KCl. जबकि SN2 में वी आर हैविंग द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और इसको आप ट्रीट करेंगे बेस के साथ एंड यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल अलॉन्ग विद द KCl. तो यहाँ पे आपने सेकंड डिफरेंस जो है वो नोट कर लिया होगा, वो ये है कि SN1 जो है उसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, जबकि SN2 में कौन से होते हैं जी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं. नेक्स्ट बात कर लेते हैं उसके मैकेनिज्म की, जो कि बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें. तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन 2 स्टेप्स में होती है SN1 में, तो यहाँ पे उनको हम क्लियरली ज़रा देख लेते हैं. तो पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है आपके पास उसमें आयन फॉर्मेशन होगी. कैसे? आपके पास ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है. यहाँ पर हिट्रोलिटिक फिजन होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर आ जाएंगे और क्लोरीन लीव कर जाएगा, डिपार्ट कर जाएगा विद द नेगेटिव चार्ज और आपके पास क्या बन गया जी, वो लीविंग ग्रुप बन गया. पीछे जो कार्बन है अब उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है. अब ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया. अच्छा, यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यहाँ पर बन चुका है. सेकेंडली आप देखें कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि इधर कौन सी आ गई है जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई है. थर्डली यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल. क्यों? क्योंकि जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी, sp3 थी, जबकि यहाँ पर जो ज्योमेट्री आपके पास है दैट इज द ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री. अच्छा, फिर उसके बाद ये स्टेप आपके पास क्या है, स्लो स्टेप है. क्यों स्लो स्टेप है? क्योंकि ये आपके पास क्या है जी, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है. इसके अलावा यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट लिखा गया है. अब इसका क्या मतलब है, सो स्टूडेंट्स वैसे तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है. अगर आप इसको बगैर किसी सॉल्वेंट के जो है करवाएं इस रिएक्शन को, तो आपके पास जो डेल्टा H है, ठीक है, तो वो होगी तकरीबन 630 किलो जाउल्स पर मोल. लेकिन अगर आप उसमें सॉल्वेंट डाल दें तो उसकी एनर्जी की डिमांड कम हो जाएगी, होगा फिर भी एंडोथर्मिक, लेकिन एनर्जी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. दैट इज इक्वल टू 84 किलो जाउल पर मोल्स. क्लियर? तो ये आपके पास आ गया जी पहला स्टेप. अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. देखें जी, अब जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री है इसकी, तो न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट्स फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है. कैसे? क्योंकि अब ये एक प्लेन में है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है और ये रिएक्शन आपके पास क्या होगा, फास्ट होगा. अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो प्रोडक्ट्स आए हैं उधर मैंने 50-50% लिखा हुआ है. अब इसका क्या मतलब है, तो स्टूडेंट्स अगर जिस साइड से लीविंग ग्रुप जो है वो डिपार्ट हुआ है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो अरेंजमेंट है एटम्स की या ग्रुप्स की, ठीक है, तो वो बिल्कुल सेम है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हुई है, यानी कि 50% रिटेंशन हुई है, बरकरार रही है इसकी अरेंजमेंट. लेकिन अगर ऐसा है कि न्यूक्लियोफाइल ने ऑपोजिट साइड से अटैक किया तो फिर क्या होगा, इन्वर्जन होगी. किसकी? कॉन्फ़िगरेशन की. देखिए, रिएक्टेंट से बिल्कुल ही ये इन्वर्टेड फॉर्म में है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया जी, 50-50% चांसेस हैं या तो रिटेंशन के या तो इन्वर्जन के. जबकि SN2 में देखा जाए तो ये आपके पास सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है. कैसे सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है? देखें जी, आपके पास ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, हिट्रोलिटिक फिजन होगी, क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो लेकर क्या करेगा, जाने की कोशिश करेगा, डिपार्ट होगा और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करना शुरू कर देगा. तो आपके पास कुछ इस तरह की स्टेट आ जाएगी जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या आप इसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं, ठीक है. ये आपके पास हाईली अनस्टेबल होगी और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्लोरीन को अलाउ करेगी कि वो क्या कर जाए जी, लीव कर जाए, डिपार्ट कर जाए विद द नेगेटिव चार्ज. अब ये आपके पास क्या है, लीविंग ग्रुप है, ठीक है.
और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके साथ, इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड जो है वो बना लेगा। यहाँ पर आप देखें, क्योंकि लीविंग ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर अब क्या होगी, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, रिटेंशन होगी या इन्वर्जन होगी? तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्वर्जन होगी, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। इज इट क्लियर? ओके, यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये आपको हेल्प करेंगे नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। जी, अब मज़ीद बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ये आपका थर्ड डिफरेंस भी हो सकता है कि SN1 में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 50-50% जो है इन्वर्जन और रिटेंशन की है, जबकि SN2 में हमारे पास 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, क्यों SN1 में 50% चांसेस हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के और 50% चांसेस हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के? तो द आंसर इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन वहाँ पर बना है उसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है, यानी कि दोनों साइड से वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। इसीलिए जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास या तो रिएक्टेंट की तरह बिल्कुल वही अरेंजमेंट रखेगा या उससे ऑपोजिट या इन्वर्टेड फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एल्काइल हैलाइड जो हैं तो वो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होंगे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में, जबकि SN2 में हमारे पास क्या होंगे जी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होंगे। अगर बात कर ली जाए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की, तो अगर आप वहाँ पर पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड आपको SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म शो करेगा। लेकिन अब अगर वहाँ पर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड क्या देगा आपको, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म देगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया अभी कि SN1 में जो पहला स्टेप है आयनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, वो आपका क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। वो स्टेप क्या है जी, स्लो स्टेप है। नेक्स्ट उसमें बात ये इंपॉर्टेंट है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो हमने देखा कि आयनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है SN1 का, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज यूनिमोलिक्यूलर। और इसी वजह से इसका नाम जो हम कहते हैं SN1, ये 1 जो है यही इंडिकेट कर रहा है कि इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है, एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज SN1। जबकि SN2 में क्या होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एक ही है, क्योंकि ये है ही सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, और यहाँ पर कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसी वजह से इसको आप क्या कहेंगे, बायमोलिक्यूलर कहेंगे, और इसी वजह से इसका नाम क्या है जी, SN2। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी रिएक्शन काइनेटिक्स की। तो जी रिएक्शन काइनेटिक्स स्टूडेंट्स आपके पास तभी आता है जब हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स जो डेटा हमने कंक्लूड किया है वो ये है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जब तक आप एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक आपका रेट जो है वो डबल नहीं होगा। जबकि SN2 में हमारे पास ये डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज बोथ, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी। अगर ऐसा हो कि आप सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं और एल्काइल हैलाइड को एज इट इज़ रहने दे रहे हैं, तब भी आपका रेट डबल नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस दोनों की कंसंट्रेशन को जब आप इंक्रीज करेंगे तब भी आपका रेट डबल होगा। लास्ट में बात कर लेते हैं जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो स्टूडेंट्स, इन SN1 रेट जो है तो दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट एल्काइल हैलाइड हैविंग द एक्सपोनेंट 1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जबकि SN2 में रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल विद द एक्सपोनेंट्स 1 and 1, तो 1 + 1 2। तो SN2 में आपके पास क्या आएगा जी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल, और ये आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं अबाउट SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।